चलो शुरू करें। चलिए, नमस्कार सभी को। आप सब तैयारी तो जोरदार ही कर रहे होंगे, खैर ऐसा मेरा मानना है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, आनुवंशिकी का। असल में आनुवंशिकी का टॉपिक सभी परीक्षाओं में, जो विज्ञान का यदि सिलेबस है तो सब में ही आएगा फिर वो। और 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी टॉपिक है, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आनुवंशिकी। आनुवंशिकी और इसी को कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकी में अध्ययन हम करते हैं किसी भी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का, कि किस प्रकार से वो गमन करते हैं, ये चीज हम देखते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण गमन करते हैं वो कहलाता है वंशागति। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना वंशागति हुआ, हेरिडिटी। यानी एक वंश, एक तरह से वंश वृद्धि चल रही है और वंश वृद्धि में लक्षण, कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, तो ये होगा हेरिडिटी, वंशागति। और ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो कहलाते हैं वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण, तो ये वंशानुगत लक्षणों का हम अध्ययन करने वाले हैं। आनुवंशिकी का देखिए जो जनक है वो मेंडल है। मेंडल को माना जाता है आनुवंशिकी का जनक, ग्रेगर जोहन मेंडल। ये ग्रेगर जोहन मेंडल हम आगे अभी बात करेंगे कि क्या था, कैसे इसने अध्ययन किया, क्या प्रयोग किए, ये भी बात करेंगे। इससे पहले एक व्यक्ति और ध्यान रखना, बेटसन। और ये बेटसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये आनुवंशिकता शब्द दिया था। आनुवंशिकता शब्द दिया इन्होंने। ये शब्द आनुवंशिकता देने वाले व्यक्ति बेटसन थे। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता भी कहे जाते हैं ये। आनुवंशिकी के पिता मेंडल है, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी के पिता बेटसन को कह दिया जाता है। इनके द्वारा काफी शब्द दिए गए थे, जैसे एलील शब्द आनुवंशिकी में प्रयुक्त होता है, ये दिया गया। तो कुछ शब्दावली की बात हम करेंगे कि आनुवंशिकी में कौन सी शब्दावली काम आती है, क्योंकि शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है आनुवंशिकी में। शब्दावली के बारे में यदि आप जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आनुवंशिकी काफी सरल हो जाती है। देखो इसमें हम शब्दावली में क्या क्या बात करने वाले हैं। अलील, इसे कहते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी। इसी तरह से हम बात करेंगे सम युग्मकी की। गर्मी तो काफी है, हाँ गर्मी काफी है, फिर भी चलिए खैर कोई नहीं। विषम युग्मकी। विषम युग्मकी की बात करेंगे हम। F1 F2 जो पीढ़ियां हैं, फीलियल्स, उनकी बात करेंगे हम। इसी तरह से हम एक दो चीजें और देखेंगे, जैसे फिनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप, पुनः संयोजन, और पुनः संयोजन को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। ये चीजें हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं एलील क्या होता है। एलील युग्म विकल्पी शब्द से ही आप जान परिचित हो जाएंगे। युग्म, युग्म और विकल्प, कोई ऐसा विकल्प जो जोड़े में हो, यानी जोड़े में होने वाला विकल्प जो है वो युग्म विकल्पी होगा। अब देखिए किस प्रकार से होगा। किसी लक्षण को, किसी भी एक लक्षण को जो नियंत्रित करने वाले जीन हैं वो दो होंगे। एक लक्षण है, एक लक्षण का मतलब होता है कि पौधे के अंदर लंबा या बोना होना, ये एक लक्षण है, लंबाई वाला लक्षण, यानी लंबाई का लक्षण है। अब लंबाई के लक्षण को दो जीन नियंत्रित करेंगे। एक जीन कर सकता है, इसको लंबा कर सकता है पौधे को,
और एक जीन इस पौधे को बोना कर सकता है। तो क्या दो जीन नियंत्रित नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। या तो बोना भी करने वाला जीन, सिर्फ बोना जीन भी आ सकता है दोनों जोड़े में, या फिर लंबा भी आ सकता है। यदि देखो ये दो जीन हो गए, ये एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, लंबे को और बोने को। जैसे मान लो अभी फूल का रंग है, फूल का रंग, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो फूल का रंग मान लो लाल है या फिर सफेद हो सकता है। ये मटर में हम बात करेंगे अभी, जब मेंडल की बात करेंगे तब। देखो लाल है आर, और सफेद को मैं छोटा आर देखता हूं। दो जीन हुए फूल के रंग को नियंत्रित करने वाले, या तो लाल हो सकता है या सफेद हो सकता है। तो ध्यान रखना ये विकल्प है हमारे पास, दोनों का विकल्प है। अब ये देखो ये दोनों जीन या तो इस तरह के हो सकते हैं, एक जैसे दोनों समान हो सकते हैं, या फिर इस तरह से समान हो सकते हैं। ये यानी इनका युग्म जो है वो समान हो सकता है। जब ये समान युग्मक होंगे तो इसे कहेंगे समयुग्मकी अवस्था। समयुग्मकी अवस्था। तो ये दूसरा वाला जो करेक्टर था वो क्लियर हो गया है हमारा, समयुग्मकी अवस्था हो गई है। अब देखिए यदि ये इस तरह का रूप हो तो ये इसे कह सकते हैं विषम युग्मकी। ये विषम युग्मकी अवस्था होगी इसकी, समयुग्मकी और विषम युग्मकी अवस्था हो गई है। देखो फीलियल, ये है पीढ़ियां। पीढ़ियों की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संकरण होता है, और प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी ये आती हैं, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे आगे। फिनोटाइप देखो क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। देखो आप किसी पौधे को देखते हो तो उसका रंग, आकार, लंबाई, उसके अंदर फूल कैसे रंग के हैं, कैसे नहीं हैं, तो ये चीज़ें तो आपको जो बाहर से दिख रही है, जो भी चीज़ें आपको बाहर से किसी पौधे के, किसी जीव की दिख जाए तो वो उसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण प्रारूप हैं उसके। यानी हम देख सकते हैं उस पौधे के लक्षणों को, वो सारे के सारे लक्षण प्रारूप होंगे जिन्हें हम बाहर से देख सके, निरीक्षण कर सके बाहर से ही, वो लक्षण प्रारूप हो गए। जीनोटाइप। जीनोटाइप जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण होते हैं एक तरह के, ये हैं आनुवांशिक लक्षण। और ध्यान रखना ये आनुवांशिक लक्षण अंदर की बात है, तो ये अंदर की बात होती है कि बाहर नहीं पता लगेगा हमें। जैसे मान लो अभी मैं ये कह रहा था, ये इस तरह की स्थिति है किसी पौधे की। अब ये लंबा जीन और ये छोटे का जीन है, हालांकि ये पौधा लंबा है, बाहर से लंबा ही दिखेगा क्योंकि ये प्रभावी है, लंबा प्रभावी है। पौधा तो लंबा ही दिख रहा है लेकिन उसके अंदर जीन छोटे के भी हैं, इसलिए जीनोटाइप तो इसका टी अलग है, लेकिन इसका फिनोटाइप तो सिर्फ लंबाई है। ध्यान रखना इस बात का, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं पुनः संयोजन। आप कोशिका विभाजन पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे कोशिका विभाजन के बारे में, जो लेसन उपलब्ध करवाया गया था उसको। तो जब जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब जीन्स का आदान प्रदान होता है तो कुछ नए लक्षण प्रकट होते हैं, नए युग्म बनते हैं। तो नए युग्मों का बनना, जीन विनिमय के दौरान नए युग्मों का बन जाना, नए लक्षणों का प्रकट हो जाना, वापस पुनः संयोजन कहलाता है। ये होता है पुनः संयोजन। तो ये थी कुछ शब्दावली जो बेहद इम्पोर्टेंट होती है इस दृष्टिकोण से कि हम आनुवंशिकी को कैसे समझें आगे चल करके। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट होगी, ध्यान रखना इस चीज़ पर। अब चलिए बात करते हैं आगे की। अब हम बात करते हैं मेंडल की और मेंडल के प्रयोगों की। तो सबसे पहले देखिए, मेंडल के बारे में अध्ययन कहलाता है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म का अध्ययन करते हैं, मेंडल के बारे में अध्ययन करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और ध्यान रखना
इनका जो जन्म था वो एक गांव में हुआ था, हेजेंडॉर्फ ऑफ सिलिकन विलेज में। हेजेंडॉर्फ ऑफ सिलिकन विलेज, इसमें इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ यहाँ पर। और यहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर ली। फिर ये बाद में उच्च अध्ययन के लिए वियना यूनिवर्सिटी गई और इस वियना यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्ययन किया 51 से लेकर के, और 1854 तक इन्होंने उच्च अध्ययन किया। उच्च अध्ययन करने के बाद में ये यहाँ पर वापस ऑस्ट्रिया में अपने पैतृक निवास पे वहीं पे पादरी का काम करने लगे, यानी शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो असल में ये एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और एक चर्च था ब्रुन चर्च, उसमें काम कर रहे थे ये मेंडल। अब देखना क्या होगा। ये जो मेंडल थे इन्होंने 1856 से लेकर 1864 तक अब प्रयोग चालू किए, इन्होंने प्रयोग किए। और प्रयोग किस पर किए, ध्यान रखना, मटर पर, गार्डन पी यानी उद्यान मटर पर। उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किए। गार्डन पी जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में गार्डन पी, इस पर इन्होंने प्रयोग चालू किए। और ये इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा इस तरह से जा सकता है कि किस पर इन्होंने प्रयोग किए, और आपको ऑप्शन देंगे। अब वैज्ञानिक नाम, इनके वनस्पति के नाम देंगे, तो इसका नाम ध्यान रखना, पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम इसका नाम है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो पौधा है वो लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है। लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है ये गार्डन पी यानी उद्यान मटर। इस पर इन्होंने प्रयोग किए और इन्होंने जो प्रयोग किए 1856 से 64 तक। इसके बाद 1865 में, असल में फरवरी 1865 में इन्होंने अपने प्रयोगों का प्रस्तुतिकरण दिया। प्रेजेंटेशन दी इन्होंने, और 2 बार दिया था इन्होंने प्रेजेंटेशन। एक मार्च 1865 में भी इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, और ये प्रेजेंटेशन देने के बाद में इनका जो कार्य था उसका प्रकाशन हुआ 1866 में। इनके कार्य का प्रकाशन हुआ। तो इनके कार्य का प्रकाशन जो हुआ था, वहाँ के चर्च की एक पत्रिका निकलती थी, मैगजीन निकलती थी। उस मैगजीन में इन्होंने उसको छपवाया, प्रकाशित करवाया। और उनकी जो पत्रिका थी वो क्या थी, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, यानी ब्रुन की एक ये जनरल पत्रिका थी जो कि एनुअल प्रोसीडिंग थी, यानी वार्षिक प्रतिवेदन था ये एक तरह से। और उसमें इन्होंने प्रकाशित करवा दिया। इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया। मटर के पौधे पर काम करते हुए इन्होंने संकरण के प्रयोग किए, और इन्होंने जो भी इनके रिसर्च थे, जो भी इनकी जानकारी थी, वो इसमें प्रकाशित तो करवा दी इन्होंने। लेकिन कुछ समय बाद जब इनकी मृत्यु हो गई 1884 में, तब सब लोग भूल गए कि मेंडल ने कोई प्रयोग भी किया है। मेंडल के प्रयोगों को दबा दिया गया, यानी मेंडल के प्रयोग अब कोई नहीं जानता था 84 के बाद। तो फिर कहाँ से प्रकट हुए भाई, ये कैसे प्रकट हो गए, कैसे पता लगा कि मेंडल ने प्रयोग किया था? चलिए, इसमें तो छपा हुआ था ना, लिखा हुआ है अभी तो ये फिर से कहीं ना कहीं तो निकल के आएगी, कभी ना कभी किसी के सामने आई जाएगी ये किताब।
तब जाके खुलेगा ये राज सारा। अभी तक तो कुछ भी नहीं है। 84 के बाद मामला दब गया। तो 84 के बाद ये मामला बिल्कुल खत्म। अब 84 के बाद में देखो 1900 आई, ईस्वी 1900 में, और 1900 में कितने साल बाद, 16 साल मरे हुए हो गए थे मेंडल को। 1900 में 3 व्यक्ति आते हैं। देखो 3 व्यक्ति कौन कौन आते हैं। एक तो आते हैं ह्यूगो डी ब्रिज, और ये व्यक्ति थे हॉलैंड के व्यक्ति थे ह्यूगो डी ब्रिज। एक व्यक्ति आए कार्ल केरोन, और ये व्यक्ति थे जर्मनी के। इसके बाद एक और व्यक्ति आए एरोन स्ट्रेबॉर्क, और ये थे ऑस्ट्रिया के ही। इन तीनों ने प्रयोग किए, और प्रयोग करके इन्होंने सारा कुछ मेंडल की तरह ही प्रयोग किया। इनको नहीं पता था कि मेंडल प्रयोग कर गया है, लेकिन इनने जो भी प्रयोग किए और जो भी साबित किया, इन्होंने सिद्ध किया, वो सेम टू सेम मेंडल की तरह था। अब कौन जाने, अब इसको जाने कौन कि मेंडल की तरह था ये तो कर लिया प्रयोग इन्होंने। अब ये तो फाइनल हो गया कि भाई ये तो सारा कुछ मेंडल की तरह प्रयोग कर लिया, लेकिन ना तो इनको पता ना और दुनिया को पता। लेकिन विडंबना देखिए कैसे मिलता है, जब किसी को श्रेय मिलना होता है। तो असल में ये तीनों वैज्ञानिक जब प्रकाशन की बात आई कि इसको प्रकाशित किसने करवाए हम, तो ये फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, उसी ब्रन चर्च था उसी के पास पहुंचते हैं, उसी की पत्रिका के पास पहुंचते हैं कि हमारा जो प्रयोग है वो छाप दो। हमने एक प्रयोग कर लिए हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल लिए हैं, उनको छाप दीजिए आप। अब जैसे ही छापने के लिए दिया और उस पत्रिका ने अध्ययन किया इस चीज का कि ये तो प्रयोग जो आपने किए हैं ये तो पहले ही हो चुके हैं। इन्होंने पूछा कहाँ हो गए बताओ, तो उन्होंने कहा कि 1866 की पत्रिका निकालो, देखो उसमें छपे पड़े हैं, मेंडल ने प्रयोग किए ये तो। और जैसे ही पता चला कि मेंडल बिल्कुल वही प्रयोग करके गया है जो हमने किए हैं, उसके बाद से मेंडल फेमस हो जाता है और ये मेंडलिज्म वहां से चालू होता है, ध्यान रखना। और वहां से मेंडलिज्म चालू हो गया, आनुवंशिकता वहां से एक तरह से जन्म ले लेती है और आनुवंशिकता का पूरा ज्ञान फिर यहाँ से चालू होता है, मेंडलिज्म चालू हो जाता है पूरा। तो मेंडल ने फिर क्या प्रयोग किए थे देखिए, अब उसकी बात करेंगे हम। तो मेंडल ने सबसे पहले तो आप देखो, जो मेंडल था इसने पादप का चयन किया था मटर का। अभी एक प्रश्न पूछा गया कि मेंडल ने किस नागेली से, या ऐसे पूछा था किस व्यक्ति से, लेकिन प्रश्न तो इस तरह से था कि मेंडल ने नागेली से एक्सपर्ट सलाह मांगी थी पादप चुनने के लिए कि कौन सा पादप चुनूं मैं। तो बताइए निम्न में से कौन सा पादप चुना था, कौन सा पादप चुनने के लिए नागेली ने सलाह दी थी। तो ध्यान रखना, ये मेंडल मटर को चुनते हैं हालांकि वैसे तो, लेकिन ये पहले नागेली व्यक्ति थे, वैज्ञानिक नागेली से सलाह मांगते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस मांगते हैं ये। और जब एक्सपर्ट एडवाइस जब मांगी जाती है तो नागेली इनको एक खरपतवार बताते हैं कि इस खरपतवार पर प्रयोग कीजिए आप, और वो खरपतवार थी हिरुशियम पादप सलाह दी थी नागेली ने, ध्यान रखना अभी प्रश्न पूछा गया हाल ही में। तो हिरुशियम पादप की सलाह दे दी, लेकिन मेंडल इस पर फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? क्योंकि ये एक तो परपरागित पादप था, परागण इसमें दूसरे पौधों से होता था, परपरागित था यानी किसी वायु द्वारा या और किसी के द्वारा इस पे परागण होता था और फिर लक्षण मिल जाते थे, एक तरह से लक्षणों का घालमेल बैठ जाता था। तो फिर समझ में नहीं आया मेंडल के तो मामला। फिर इन्होंने मटर को चुना और इन्होंने क्या किया देखिए। अब इसके प्रयोगों की बात हम करेंगे, कैसे क्या क्या चीजें इन्होंने मेंडल ने की थी।
चलिए, मेंडल ने देखो क्या हुआ था मेंडल के साथ असल में। देखो, सबसे पहला काम तो मेंडल ने किया, पादप का चयन किया। वो देखा चयन करेगा तभी तो प्रयोग करेगा। दूसरी बात, जो पादप चयन किया उसका कारण क्या था कि उसी को क्यों चुना उसने, ये भी जानेंगे हम, पादप चयन का कारण। अब पादप चयन कर लिया इन्होंने। पादप चयन करने के बाद में क्या किया इन्होंने, पादप चयन के बाद में इन्होंने लक्षण चुने, लक्षणों का चयन किया इन्होंने। अब लक्षणों का चयन हो गया। अब लक्षणों का चयन जब हो जाएगा तो आदमी क्या करवाएगा, संकरण करवाएगा। और संकरण जब करवाएगा तो फिर परिणाम निकलेंगे, और परिणाम जब आ जाएंगे तो फिर व्यक्ति निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। ये चक्र चलेगा पूरा। तो इसमें छोटी सी बात जो है पहले वो बात कर लेते हैं। पादप चयन बहुत इजी है। मटर को चुन लिया था इन्होंने। क्यों चुना था, कारण बताओ। एक तो 1 वर्षीय पादप। अब 1 वर्षीय पादप है तो क्या फायदा है बताओ। 1 वर्षीय पादप है तो प्रयोग जल्दी जल्दी हो जाएंगे, फटाफट से प्रयोग करने में टाइम नहीं लगेगा, रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। रिजल्ट्स जल्दी आएंगे तो अपने शोध तक, यानी अपना जो निष्कर्ष उस तक बहुत जल्दी पहुंच सकता था मेंडल। 1 वर्षीय पादप था, स्वपरागित था, स्वपरागित पादप था। स्वपरागित का मतलब है खुद ही परागण, खुद के पौधे से खुद के अंदर ही परागण हो जाता था और फल बीज जो भी बनने हो बन जाते थे। इससे फायदा ये था कि परपरागित यदि होता तो लक्षण मिलने की संभावना होती कि दूसरे के लक्षण उसमें आकर के मिल जाते और बाद में फिर नए लक्षण पैदा हो जाते, तो पता ही नहीं चलता कि किस पौधे से लक्षण आए, कहाँ से आ गए ये लक्षण। असल में स्वपरागित होने से उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है उस पौधे के अंदर, उन्हीं को देख सकता था वो कि ये कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये फायदा हुआ था स्वपरागित होने का। तो ये फायदा रहा स्वपरागित होने का। और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये था कि इसके अंदर विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। अब ये एक शब्द विपर्यासी शब्द है, बड़ा ऐसा लगता है ना कि अजीब सा लगता है, हमने सुना ही नहीं होगा, बहुत कम सुनते हैं। तो विपर्यासी लक्षण क्या है, देखो असल में विपर्यासी का अर्थ है किसी भी एक लक्षण के 2 तरह के रूप, यानी विपरीत रूप मिलेंगे। यदि पौधा लंबा है तो बोना भी मिलेगा, मटर के अंदर ये खासियत है। तो विपरीत लक्षण मिल गए, ये विपर्यासी लक्षण है। फूल यदि लाल है उसमें तो फूल सफेद भी मिलेंगे। तो ऐसे लक्षण, यानी कि जो बिल्कुल एक तरह से विपरीत गुण हैं, वो वाले लक्षण इस पौधे में मिल रहे थे। विपर्यासी लक्षण होने के कारण इस पादप का चयन कर लिया गया। लक्षणों का चयन देखो, लक्षणों का चयन क्या किया। सबसे पहले ध्यान रखना, मेंडल ने 34 लक्षण चुने। 34 लक्षण चुने थे इसने, और लेकिन 22 लक्षण यानी 11 जोड़ी लक्षण उगाए इसने। 22 लक्षणों को ही उगाया था इसने। और फिर ध्यान रखना, सिर्फ 14 लक्षण, और ये कह सकते हो 7 जोड़ी, 14 लक्षणों पर 7 जोड़ी पर क्या किया इन्होंने, प्रयोग किया था। ये प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है, मेंडल द्वारा कितने जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया गया। 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया गया था। अब हम करवाएंगे संकरण। तो संकरण तो अब डिटेल में ही होगा, संकरण का काम। तो चलिए हम करते हैं संकरण। तो ये चीज यहां तक तो क्लियर हो गई होगी आपकी। अब बात करेंगे संकरण, फिर परिणाम और निष्कर्ष क्या निकलेगा, और फिर मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा। तो अब संकरण देखो, संकरण इन्होंने एक तो एकल संकरण करवाया था, एकल संकरण, और एक करवाया था द्विसंकरण। असल में एकल संकरण में इन्होंने क्या किया था, एक लक्षण को चुना था, जैसे उसकी लंबाई को चुन लिया। तो लंबे
और बोने पौधे के बीच क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। एक लक्षण को चुन करके संकरण करवाया तो एकल लक्षण। द्विव संकरण, अब द्विव संकरण में दो लक्षण चुने, जैसे पौधे को चुना इन्होंने, जैसे लंबा ले लिया पौधा, या मान लो और दूसरा बहुत सारे लक्षण इसने लिए थे, 7 लक्षण लिए थे। अभी 7 लक्षण भी लिखेंगे हम कौन कौन से लिए थे। तो देखो जैसे लाल पुष्प लिया है इसने, लाल पुष्प वाला मटर लिया इसने, और फिर पुष्प यानी अक्षस लग रहे थे या शीर्ष पर लग रहे थे, इसको चुना है उन्होंने। तो कक्षीय पुष्प, एक तो लाल और कक्षीय पुष्प थे, और दूसरे में सफेद और शीर्षस्थ हो सकते हैं, शीर्ष पे लगे हुए पुष्प में। अभी हम लक्षणों की बात करेंगे, देखना। तो इस तरह के लक्षण यानी दो लक्षणों को चुन करके इसने काम में लिया। जैसे बीज को लिया इसने, तो बीज गोल हो सकते हैं, पीले, गोल व पीले बीज वाले पौधे होंगे, या फिर झुर्रीदार बीज होंगे और हरे बीज वाले पौधे होंगे। तो उन दोनों के बीच में संकरण करवाए, तो ये दो लक्षणों को लेकर के संकरण हो सकता है। एकल लक्षण और दो लक्षणों को लेकर संकरण हो सकता है। अब देखो एक बात हम ये देख लेते हैं कि लक्षण कौन कौन से चुने थे इसने, मेंडल ने। लक्षण, लंबाई चुनी, और लंबाई में लंबे पौधे और बोने, ये तो पौधे का प्रभावी गुण था, और ये गुण था अप्रभावी गुण। प्रथम पीढ़ी में जो प्रकट होंगे ये वाले लक्षण होंगे, देखना। लंबाई चुनी उसने, इसके अलावा क्या चुना, देखो इसके अलावा चुना उसने फूल, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग लाल हो सकता है या सफेद हो सकता है। इसी तरह पुष्प की स्थिति, या तो पुष्प कक्षस्थ हो सकता है, किसी कक्षस्थ या अक्षीय अक्ष पर लगा हो सकता है, या फिर शीर्षस्थ हो सकता है, शीर्ष पर लगा हुआ हो सकता है। ऐसे या तो पुष्प यहाँ हो सकता है या पुष्प यहाँ पर शीर्ष पर लगा हो सकता है। तो ये कक्षस्थ वाली स्थिति तो जो थी वो प्रभावी थी, और ये शीर्षस्थ वाली थी अप्रभावी स्थिति थी। अब देखो बीज का रंग या बीज का आकार इन्होंने लिया। बीज का आकार जब गोल रहेगा तो गोल ज़्यादा होते हैं, बढ़िया रहते हैं गोल, तो गोल ही प्रभावी होगा। इसके अलावा हो सकते हैं झुर्रीदार, झुर्री पड़ी होंगी विचारों पर, झुर्रीदार। इसी तरह से बीज का रंग, बीज का रंग, बीज पीले होंगे, मटर पीले बीज होंगे, वो तो प्रभावी लक्षण होगा, और जो हरा बीज होगा मटर के दाने वो अप्रभावी लक्षण होगा। इसी तरह से इसने फली को चुना। फली का आकार देखा इसने, फली का आकार यानी एक तो फली फूली हुई अच्छे से, तो फूली हुई जो होगी वो तो होगी प्रभावी, और जो पिचकी हुई होगी, है ना, फूली हुई और एक पिचकी हुई, तो ये पिचकी हुई अप्रभावी होगी। इसी तरह फली का रंग लिया, फली का रंग जो इन्होंने लिया, फली हरी होती है वैसे, हरा प्रभावी, और हरे के अलावा जो पीला होगा वो अप्रभावी लक्षण होगा। तो ये लक्षण इसने चुने 7 लक्षण, 1 2 3 4 5 6 और 7 कैरेक्टर्स चुन लिए इसने। अब इन लक्षणों को लेकर इसने प्रयोग किए संकरण के। कैसे प्रयोग किए देखिए। अब एकल संकरण की बात करते हैं, कैसे प्रयोग होता है एकल संकरण। देखिए लंबा पौधा लिया और बोना पौधा, इसके युग्मकों के बीच संकरण करवाया। युग्मकों के बीच संकरण होगा। लंबा पौधा जो होगा उसके अंदर जो युग्म विकल्पी होंगे समयुग्मकी होंगे। कैपिटल टी जो होगा वो समयुग्मकी लंबा होगा, और बोने को हम स्मॉल टी से दिखाएंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी पौधे के अंदर, किसी भी जीव के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये जो जीन है वो पृथक होते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। जब ये मियोसिस होगा तो यहाँ पर ये इस तरह से अर्धसूत्रण
के द्वारा बट जाएंगे और ये वाला हिस्सा इस तरह से बटेगा। हो गया। अब इनके बीच संकरण होगा। बहुत आसान है संकरण करना। देखो इस तरह की एक स्क्वायर बना लो। स्क्वायर यानी इस तरह की एक ये शतरंज पट्टी बना लो। शतरंज पट्टी ऐसी होती है ना। और यहाँ पर ये टी और टी है तो इसको यहाँ ऊपर लिख दो, ये टी और टी नीचे लिख दो। अब यहाँ इसको और इसको करा के देखो क्रॉस, तो ये टी और ये टी, यहाँ ये टी और ये टी, ये टी और टी, और ऊपर से टी आया और ये स्मॉल टी आया। तो देखो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, सारे एक जैसे ही आए। सारे एक जैसे पौधे थे, सभी समान थे, ध्यान रखना। और ये लंबा वाला प्रभावी होता है, इसलिए प्रभावी लक्षण प्रकट होगा। और ध्यान रखना सभी के सभी कैसे पौधे पैदा होंगे, लंबे। तो फिनोटाइप इनका एक जैसा ही है सबका, और जीनोटाइप भी एक जैसा ही है। जीनोटाइप भी नहीं बदला है। देखो यहाँ टी टी है स्मॉल कैपिटल में, तो सारे स्मॉल कैपिटल में ही हैं। जीनोटाइप भी समान है और फिनोटाइप भी समान है, ध्यान रखना। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही क्या हैं, समान है। तो यहाँ पर तो कोई अनुपात नहीं हुआ, और ये जो प्राप्त हो गया वो हो गया F1PD। ये प्राप्त हो गई हमें F1PD। ध्यान देना ये परनेट स्क्वायर है, इसे परनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये जो स्क्वायर बना है ना, इस स्क्वायर को बोलते हैं परनेट, परनेट स्क्वायर। और ये शतरंज पट्टिका भी कहते हैं इसको। ये शतरंज पट्टिका असल में एक वैज्ञानिक परनेट थे, इन्होंने दी थी, इसीलिए इस शतरंज पट्टिका को परनेट स्क्वायर कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, इसी तरह से इन पर संकरण करवाया जा सकता है, F1PD प्राप्त की जा सकती है। ये 7 लक्षण, ये भी चीज ध्यान रखना कि ये 7 लक्षण जो होंगे, ये 7 लक्षण मात्र 4 गुणसूत्रों पर मिलेंगे। ये भी ब्लिक्सिट ने बताया था। ब्लिक्सिट ने बताया था कि 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर पर जो गुणसूत्र होते हैं, उन पर ये सातों के सातों कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। देखना ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर ब्लिक्सिट के बारे में भी, कि ब्लिक्सिट ने क्या कहा था। व्यक्ति थे ब्लिक्सिट, और ये ध्यान रखना ये जो ब्लिक्सिट थे, इन्होंने कहा था कि जो मटर के 7 लक्षण चुने थे मेंडल ने, 7 कैरेक्टर्स लक्षण, ये सातों लक्षण 4 गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे। कौन कौन से गुणसूत्रों पर? 1 नंबर गुणसूत्र, 4 नंबर गुणसूत्र, 5 नंबर गुणसूत्र और 7 नंबर गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। और इस पर 2 लक्षण, इस पर 3 लक्षण, इस पर 1 और इस पर 1। तो पहले गुणसूत्र पर 2 लक्षण, चौथे पे 3 लक्षण, 5वें पे 1 लक्षण, 7वें पे 1 लक्षण मिलेगा। ये बताने वाले व्यक्ति थे ब्लिक्सिट। ब्लिक्सिट इन्होंने बताया था ये। तो ये तो ध्यान रखना, ये पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई है हमें। तो पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ है, देखो ये प्राप्त हुई ना, समान, सारे ही समान प्राप्त हुए। तो अब पहली पीढ़ी का संकरण आपस में करवाते हैं और दूसरी पीढ़ी प्राप्त कर लेते हैं। देखो अब यहीं पे करवाते हैं इसका, ये पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी का करवाते हैं। पहली पीढ़ी का आपस में जब संकरण करवाएंगे तो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी, ध्यान रखना। फिर से ये अर्धसूत्रण होगा और ये विभाजित हो जाएंगे पहले। ओके, अब इनको लिख लो, परनेट स्क्वायर के रूप में लिख लो इनको। चलिए यहाँ ये टी और ये टी लिख देता हूँ, यहाँ ये वाले टी और टी लिख देता हूँ। इससे इसको कराओ कैपिटल कैपिटल, इससे इसको कराओ कैपिटल स्मॉल, इससे इसको कराओ कैपिटल स्मॉल, इससे इसको कराओ स्मॉल स्मॉल। ये हो गई F2PD फिलियल 2। इसमें देखो क्या हुआ, TT और ये प्राप्त हुए। देखो ध्यान देना, ये लंबा है, ये दोनों भी पौधे लंबे हैं। फिनोटाइप तो इनका लंबा ही है क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण है तो ये दोनों के दोनों क्या हैं,
प्रभावी हैं और ये लंबे हैं, लंबे, लेकिन ये जो है ये है छोटा, ये बेचारा बोना है, ये बोना है, ये बोना है। तो ध्यान देना इधर, यदि फिनोटाइप की बात करें हम, फिनोटाइप यानी इनके लक्षण प्रारूप की बात करो तो 1 2 3, 3 तो लंबे पैदा हुए हैं और 1 हुआ है छोटा पैदा। तो बताइए फिनोटाइप क्या हुआ, 3 1। इसके जीनोटाइप की बात करो, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या होगा, देखो बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो ये समान है, अब आप जीनोटाइप समझ जाएंगे क्या होते हैं। ये दोनों समान है ना, तो समान है तो एक ऐसा कोई भी नहीं है समान, ऐसा इसके जैसा दिखने वाला कोई नहीं है, तो एक तो ऐसा प्राप्त हुआ है हमें जिसमें दोनों सम युग्म की अवस्था में बड़े लंबे प्रभावी वाले जीन हैं। दो ऐसे प्राप्त हुए हैं, टी टी कैपिटल स्मॉल, ये दो ऐसे प्राप्त हुए हैं हमें जिनमें एक प्रभावी वाला एक अप्रभावी वाला जीन है मौजूद और एक बिल्कुल बोना छोटे वाला जीन प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि F1 पीढ़ी के बाद में जब F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो अनुपात प्राप्त होगा फिनोटाइप 3 1 और जीनोटाइप 1 2 1 प्राप्त होता है एकल संकरण के दौरान। ये होता है मेंडल का जो संकरण का प्रयोग है वो, तो एकल संकरण को लेकर ये प्रयोग इन्होंने किया था। अब हम द्विसंकर को भी देख लें, हालांकि आपको देखने में थोड़ा जोर तो आ रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन सफल होना है तो थोड़ा सा तो हमें समय देना ही पड़ेगा। चलिए दीजिए समय, और अब हम देख लेते हैं द्विसंकर की बात। लेकिन आपका तो बढ़िया ही है ना, बैठे बैठे तैयारी हो रही है, उसमें आपका नुकसान तो हो नहीं रहा। नुकसान तो सिर्फ मेरा ही है जो मैं आपके लिए खड़ा होकर के इस गर्मी में और इतना कुछ करना पड़ रहा है मुझे। चलिए अब बात करते हैं द्विसंकर क्रॉस की, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से फिर समझ जब बनती है ना तभी हम कुछ नियमों को जान सकते हैं और उनके प्रश्न जो आएंगे उनका सॉल्यूशन भी आसानी से कर पाएंगे, तभी हम, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। चलो द्विसंकर क्रॉस, अब द्विसंकर क्रॉस में मान लो हमने दो लक्षण वाले कोई पौधे लिए। कैसे लिए उसने, एक पौधा लिया जिसमें बीज गोल थे और पीले थे, ये तो प्रभावी लक्षण था उसका, और दूसरा पौधा जो लिया उसमें बीज झुर्रीदार थे और हरे थे। कितने लक्षण ले लिए, दो लक्षण, दो लक्षणों को लेकर संकरण होगा, वो द्विसंकर संकरण होगा। अब देखो क्या हुआ, गोल के लिए प्रभावी के लिए R, ओके, गोल है तो R, क्योंकि हम एक लक्षण को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, दो से ही तो कर रहे थे। अभी हम जैसे लंबे को TT लिख रहे थे तो गोल को RR लिखेंगे, पीले को हम YY लिखेंगे, झुर्रीदार को, अब झुर्रीदार को इसके विपरीत करना है तो स्मॉल r और हरे को स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर लो। अब देखना कैसे इसमें संकरण होता है, बहुत आसान है, बनाना सीख जाओगे, बहुत आसानी से बनाना सीख जाओगे, इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए सबसे पहले तो इसके देखते हैं विभाजन कैसे हुआ, अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण होगा तो एक R और Y, यानी ये जोड़ा बन सकता है ना, इसमें से जीन्स ट्रांसफर होंगे तो ये वाला जोड़ा बन सकता है और ये वाला जोड़ा बनेगा, ये बन सकते हैं, दो बन सकते हैं इसमें, इस तरह से ये इससे जुड़ सकता है और ये इससे जुड़ जाएगा, तो मतलब बनेगा तो यही, कुल मिला के स्मॉल r स्मॉल y बनेगा, चाहे कोई से भी जुड़ ले, बनेंगे यही। अब ये जो अर्धसूत्रण हो गया है, मियोसिस हो चुका है, ये मियोसिस हो चुका है। अब देखो इस मियोसिस के होने के बाद में क्या होगा, ये अब संकरण होगा इनका आपस में। तो चलिए हम संकरण करवाते हैं इनका आपस में, आर वाई ये वाले लिखे और ये बनाया स्क्वायर हमने। बहुत आसान है, समझ लेना, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और सीखने के बाद में तो बहुत आसान चीजें हो जाएंगी आपके लिए पढ़ना। आर वाई और आर वाई, समय जरूर लगता है, दिक्कत जरूर होती है, बैठ करके हमें थोड़ा सा जोर तो आता ही है, लेकिन फिर भी चलिए आप करिए मेहनत, हो जाएगा काम। अब देखो यहां से क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बना ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या एक जैसे ही नहीं बन रहे? क्या F1PD की बात हमने पहले ही कर ली थी कि F1PD में कोई अनुपात ही नहीं होता है, सारे के सारे देखो प्रभावी गोल भी है इसमें और प्रभावी पीला भी है, तो सारे के सारे बीज जो प्राप्त होंगे वो गोल पीले ही होंगे, गोल पीले होंगे। फिनोटाइप जो है और जीनोटाइप दोनों का कोई अनुपात नहीं है, एक जैसा फिनोटाइप और एक जैसा जीनोटाइप। देख लो जीनोटाइप में कोई अंतर नहीं है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, कोई से में देख लो सारे में सेम है। तो ये F1PD प्राप्त होगी। अब F1PD का जो संकरण होगा वो गजब होगा, मजेदार होगा वो संकरण, उसको देखना आप। चलिए अब उसको देखते हैं हम। यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको, यहाँ से थोड़ी जगह उसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिएगी हमें, तो अभी यहाँ मिटाता हूँ इसको मैं। एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं ये क्या स्थिति थी। अब ये वाली स्थिति देखो, ये आर आर वाई वाई और दूसरा आर आर वाई वाई, यही तो है। इनका आपस में करवाना है हमें, तो ये बीज कोई से भी दो ले लो, इनमें से दो बीज ले लिए, F1PD के ही तो लेने हमें, F1PD के दो बीज लिए हमने, आपस में संकरण करवाया। अब पहले अर्धसूत्रण होगा, ध्यान रखना, इसमें भी अर्धसूत्रण हो गया। अब कैसे होगा देखो, आर कैपिटल आर से कैपिटल वाई मिल सकता है ना, कैपिटल आर से स्मॉल वाई भी मिल सकता है, अब की बार तो ये भी मिल सकता है। अब स्मॉल आर से कैपिटल वाई मिल सकता है और स्मॉल आर से स्मॉल वाई भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 1 2 3 4 तरह के इसमें रूप बन गए हैं। तो फिर यहाँ भी 4 तरह के बनने वाले हैं, तो वही बनेंगे, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, ये बनेंगे। अब इनका संकरण करवाएंगे हम आपस में, इन चारों को लिखो और इन चारों को दूसरे साइड में लिखो और फिर संकरण करा के देख लो, आपको मजा आ जाएगा कि वास्तव में संकरण ऐसे होता है और ये लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए अब देखो मजा आने वाला है बहुत। लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं, पहले ये ऊपर वाला लिखता हूं, ठीक है। आर वाई, छोटा हो जाएगा जगह, ये कम हो जाएगी इसलिए थोड़ा बड़ा करता हूं इसको मैं, आर वाई और आर वाई। तो यहाँ से ये लाइन मैंने खींच दी है, ये परनेट स्क्वायर बना दिया है, ध्यान रखना परनेट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, ये हो गया परनेट स्क्वायर। ये परनेट स्क्वायर बना दिया हमने और इसको बांटेंगे 4 भागों में। यहाँ पर इनको लिखो, ये भी सेम ही है होने को, तो आर वाई और आर वाई, यही तो है। चलो इधर से भी लाइन खींच दो हमारे, खींच गई, हो गया काम चालू। चलो शुरू करते हैं अब देखो इनको इनसे मिलाओ, कैपिटल 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 कैपिटल, मिला लेना आप तो फटाफट, आर कैपिटल, ये भी कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल कैपिटल, वाई कैपिटल है दोनों में, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। यहाँ से देखो कैपिटल कैपिटल और ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, और यहाँ देखो ये कैपिटल ये स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल स्मॉल, फिर यहाँ इससे मिलाओ कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ओके। यहाँ देखो कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल, और यहाँ देखो स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और यहाँ देखो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, सॉरी लिखने में
थोड़ा जल्दीबाजी में आपके लिए लिखने में चूक हो जाती है, खैर कोई नहीं, इतनी सी चूक चल जाती है, सुधार लेंगे उसको हम। तो अब ये फिर देखो, कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये देखो स्मॉल 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 स्मॉल, ये बन गया है पूरा परनेट स्क्वायर। और ये विभाजन हो गया है, मतलब कुल मिलाकर के परनेट स्क्वायर में किस तरह से द्वितीय पीढ़ी आएगी। देखो इसका फिनोटाइप देखना आप, फिनोटाइप गोल 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 गोल, पीला 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 पीला, एक भी मिल जाए ना बड़ा तो बस वो प्रभावी है, ध्यान रखना। गोल गोल गोल, पीला पीला पीला। और ये लाइन खींच दो ऐसे, बस ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे चलो और इस कोने से इस कोने तक लाइन आ जाओ। ये लो, ये गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला, ये गोल पीला गोल पीला, सॉरी ये नहीं, इसमें लाइन देखो ये जहाँ जा रही है, इसमें गोल पीला। अब इसमें लाइन आ रही है गोल पीला गोल पीला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लक्षण तो इसमें गोल पीले होंगे, गोल पीले हैं। अब देखो दूसरा और देखना है। अब एक लाइन खींचो यहां से, ऐसे ऐसे खींचो, गोल हरा गोल हरा, बच गए ना वो, उनको लेने, इनको नहीं लेना, ये तो आ चुका। गोल हरा, देख लो एक बड़ा आर जरूर मिल रहा है इसमें, और बाकी वाई जो है वो स्मॉल ही है, ध्यान रखना। तो 3 है इसमें, 1 2 3, तो ये हैं गोल और हरे, ओके। और ये देखो, ये कैसा है? गोल थोड़ी है, झुर्रीदार झुर्रीदार झुर्रीदार, लेकिन ये वाई है, पीला पीला पीला। तो 3 ही क्या हो गए? झुर्रीदार और पीले। और एक साहब बच रहे हैं, ये झुर्रीदार भी और हरे भी, झुर्रीदार और हरे। तो अनुपात देखो कितना अनुपात आया, फिनोटाइप 9 3 3 1 का अनुपात आया इसमें, बड़ी मजेदार चीज है। और जीनोटाइप देखना इसका क्या होगा। जीनोटाइप बहुत मजेदार है, 121 242 121, 121 का दोगुना 242, फिर 121 कर दो, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये अनुपात आता है इसका। कई किताबों में ऐसे लिखा होगा जैसे 1 आगे चला गया है, तो फिर आपको पता चलेगा 21 24 21 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई खास बात नहीं, अनुपात यही होगा। 1 2 4 बार तो 1 आएगा, 4 बार 2 आएगा, और 1 बार 4 आएगा, ये ध्यान रखना। इस तरह से अनुपात हो जाएगा इसका, और ये होता है जीनोटाइप। तो इस तरह से ये जीनोटाइप निकाल सकते हैं और फिनोटाइप निकाल सकते हैं। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने के बाद में ये पूरा हो जाता है यहाँ पर मेंडलिज्म का काम। अब मेंडल ने इसके आधार पर क्या कहा ये भी देख लो। मेंडल ने इस आधार पर जो कहा था वो बात करते हैं हम। मेंडल ने नियम दिया, ये सारे प्रयोग हो गए। अब प्रयोग हो जाने के बाद क्या देगा कोई आदमी? नियम देगा। और नियम कौन कौन से दिए? 3 नियम दिए मेंडल ने। असल में मेंडल के नियमों को कार्ल केरोन देकर गया था, तो मेंडल के नियम ही माने जाते हैं ये। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम बहुत आसान है, शॉर्ट में समझा दूंगा, देखना। दूसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, सॉरी पृथक्करण का नियम था दूसरा, स्वतंत्र। तीसरा है ये पृथक्करण, पृथक्करण का नियम दूसरा था। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और तीसरा दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम दिया था। तो डोमिनेंट वाला और असॉर्टमेंट, सॉरी सेग्रेशन और असॉर्टमेंट, तीनों नियमों को देखना बहुत आसान है। प्रभाविता का मतलब होता है कि पहली पीढ़ी जो होती है उसमें सारे के सारे लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सारे के सारे फिनोटाइप एक जैसा ही था, लंबे लंबे पैदा हो रहे थे। तो अब जाकर पीछे देखना, थोड़ा सा रिवर्स गियर में जाओ, रिवर्स गियर में देखना F1 पीढ़ी में सारे लक्षण प्रभावी पैदा होते हैं। तो प्रभावी पैदा हो रहे तो बताओ कैसा नियम है?
प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम देखो, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आई, तो दूसरी पीढ़ी में बताओ क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में क्या उन जीन्स का पृथक्करण नहीं हुआ क्या? अब नए कैरेक्टर्स जो फिनोटाइप इस तरह से आ रहा था पहले प्रथम पीढ़ी में, इस तरह का आ रहा था सारा ही, वो बाद में बदला नहीं क्या? द्वितीय पीढ़ी में इस तरह से नहीं बदला क्या? इस तरह से बदल गया, एक शुद्ध बोना शुद्ध लंबा आ गया था, एक शुद्ध बोना आया था, दो संकर आए थे। तो क्या इनका पृथक्करण नहीं हुआ क्या? पृथक्करण हुआ है, इसीलिए ये पृथक्करण का नियम है। ये शुद्ध लंबे, ये संकर लंबे थे लेकिन संकर लंबे, और ये शुद्ध बोने थे। तो इस प्रकार से ये पृथक्करण का नियम हुआ। ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ध्यान रखना, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम होता है वो द्विसंकर क्रॉस पर लागू होता है। द्विसंकर क्रॉस यानी दो लक्षणों को लेकर के जब क्रॉस किया गया था उन पर लागू होता है ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीन स्वतंत्र है किसी के साथ भी युग्म बनाने के लिए और किसी के साथ भी जुड़कर अगली पीढ़ी में जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अभी आपने ये देखा होगा, आपको मैंने अभी ये बताया था, जैसे ये था, अब ये इससे भी जुड़ सकता है, ये इससे भी जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है ना। चलो ये बात तो अलग थी। अब फिर आगे ये बना था, आगे देखना, पीछे जाके वापस देखो कि ये बने। अब इस बनने में देखो, ये आर जो है इस वाई से भी जुड़ा, ये आर इस वाई से भी जुड़ा, ये आर इस वाई से जुड़ा और इससे भी जुड़ा, यानी स्वतंत्र हो गए ये सारे। ये पहले एक साथ चल रहे थे लेकिन बाद में सारे चारों के चारों स्वतंत्र हैं, बिल्कुल चारों किसी से भी जुड़ने के लिए स्वतंत्र है, किसी से भी जुड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना इनका। इसलिए ये होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इतना ध्यान रखना प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर लागू होता है और इसमें द्वितीय पीढ़ी में जो फिनोटाइप होता है वो 9-3-3-1 का होता है, 9-3-3-1, और जीनोटाइप होता है वो 1-2-1, 2-4-2, 1-2-1 होता है। इतना ध्यान रख सकते हैं। तो आज हमने मेंडलिज्म आनुवंशिकता की ये बात करी है। आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। अभी इसमें जो चीज़ें आगे बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी इसमें जो संकरण है, पश्चंकरण है, या फिर इसमें टेस्ट क्रॉस परीक्षार्थ संकरण है या उत्परिवर्तन है, जो भी चीज़ हैं वो चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।